नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, बढ़िया टॉपिक, शानदार टॉपिक अभिवर्ती। एक नंबर का प्रश्न कहीं से भी आ सकता है इस टॉपिक में से। अभिवर्ती, मनोवर्ती, एटीट्यूड। एटीट्यूड इंग्लिश में बोल देते हैं, वैसे अभिवर्ती बोल दो, मनोवर्ती बोल दो। 2 मिनट ध्यान से सुन लेना, टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा अभिवर्ती वाला। अब बात आए भाई, सर्वप्रथम भाई अभिवर्ती क्या होती है, मनोवर्ती क्या होती है, एटीट्यूड क्या होता है। तो सर्वप्रथम ये याद रखना, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति जो दृष्टिकोण होता है, जैसे मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति के प्रति कैसा है, मेरा दृष्टिकोण कैसा रखता हूं मैं व्यक्ति के प्रति, समाज के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, वो दृष्टिकोण ही अभिवर्ती मनोवर्ती कहलाता है साथियों। मतलब अभिवर्ती मनोवर्ती दो प्रकार, सकारात्मक और नकारात्मक, दो प्रकार की होती हैं। समझाता हूं मैं किसी व्यक्ति के प्रति अगर सकारात्मक सोच रखता हूं या किसी कार्य के प्रति सकारात्मक सोच रखता हूं या उसी कार्य के या उसी व्यक्ति के प्रति नकारात्मक सोच रखता हूं, तो वो मेरा माइंड सेट है, मतलब मेरा एटीट्यूड है, मेरी वो मनोवर्ती है। जैसे कि मैं रखता हूं यार मुझे गणित समझ में नहीं आती है, तो वो क्या है, मेरी क्या है, वो एटीट्यूड है मेरा, मतलब मेरी मनोवर्ती है, मनोदशा है। अरे यार गणित तो मैं चुटकियों में कर देता हूं, वो क्या है, वो सकारात्मक है। और गणित नहीं आती, वो नकारात्मक है। मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति आप कैसी सोच रखते हो, आपकी मनोदशा उसके प्रति क्या है, आपका व्यक्तिगत दृष्टिकोण उसके प्रति क्या है, वो कहलाती है मनोवर्ती, अभिवर्ती या एटीट्यूड इंग्लिश में बात करें तो। साथियों बढ़िया तरीके से इसको समझते हैं। इसमें समझने लायक सर्वप्रथम इसका अर्थ होता है, जो मैंने आपको समझा दिया है, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति जो आपका दृष्टिकोण है, नजरिया है देखने का। अब नजरिए से आप समझिए, जैसे कि आप किसी भी कार्य को करने के लिए आप हमेशा नेगेटिव सोच रखते हो, यार मेरे से रेट क्लियर होगी, सवाल ही नहीं है। रेट बढ़िया बढ़िया 2-2 4-4 साल से लग रखे हैं, उनके लिए रेट क्लियर नहीं होती। मैं तो 4 महीने 5 महीने बच रहे, रेट क्लियर होगी। ये आपकी नेगेटिव, उसके प्रति आपका माइंड सेट, आपकी मनोवर्ती नेगेटिव है, अभिवर्ती नेगेटिव है, आपका एटीट्यूड नेगेटिव है। सकारात्मक अरे क्या फर्क पड़ता है, पढ़ लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 महीने हो 3 महीने हो 4 महीने हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लेंगे तैयारी। किताब नहीं है तेरे पास तो अरे किताब का क्या है, नोट्स बना लेंगे, यूट्यूब है, गूगल है, कहीं से भी देख के नोट्स बना लेंगे, किताबों का क्या है। ऐसे बहाने लगाना, मतलब आपकी नेगेटिव सोच है तो पैसे नहीं है, कहां से कोचिंग करूं, कोचिंग नहीं कर सकता, किताबें नहीं ला सकता। पॉजिटिव सोच है, अरे कोचिंग किताबों की क्या जरूरत है, फोन तो है ना। तो ऐसे किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति आपका नजरिया कैसा, आपकी सोच कैसी है, वही क्या कहलाती है, अभिवर्ती मनोवर्ती एटीट्यूड कहलाता है साथियों। बात करते हैं वही बात लिखने के लिए, किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति आपका दृष्टिकोण या आपका नजरिया क्या कहलाता है, अभिवर्ती। किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति आपका दृष्टिकोण नजरिया ही अभिवर्ती कहलाता है। साधारण परिभाषा, किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति आपका दृष्टिकोण नजरिया कहलाता है। नजरिया, दृष्टिकोण। मनोवर्ती को क्या बोलते हैं, एटीट्यूड। अभिवर्ती को क्या बोलते हैं, एटीट्यूड। तो एटीट्यूड कहां से आया साथियों, जो ये शब्द है इंग्लिश का एटीट्यूड, ये कहां से आया। ये जैसे कि सभी शब्द लैटिन भाषा से आती है, ये भी लैटिन भाषा से आया है। एटीट्यूड एप्टस एक शब्द है, एप्टस लैटिन भाषा का, जिसका अर्थ सुविधा या योग्यता होता है, उससे बना है एटीट्यूड। एप्टस एक शब्द है, एप्टस सुविधा या योग्यता, इससे क्या बना है, एटीट्यूड बना है साथियों। यहां तक समझ में आया। लैटिन भाषा का शब्द है एप्टस, लैटिन भाषा का शब्द है, इससे क्या बना है, एटीट्यूड बना है, जिसका अर्थ होता है सुविधा या योग्यता। इसकी परिभाषा आपको समझ में आ गई। अब देखो कुछ
कुछ महापुरुषों ने, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा है अभिव्यक्ति के बारे में, उसके बारे में जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले परिभाषा आती है फ्रीमैन की। वैसे परिभाषाएं क्या पता पूछते हैं या नहीं, परिभाषाएं बहुत कम पूछते हैं, क्योंकि इतनी परिभाषा हो जाती है बच्चों को याद नहीं रहती। जो मेन चीज है वही पूछते हैं, लेकिन एक आध अपन को देख लेनी चाहिए। अब इंपॉर्टेंट कैसे होती है, पहले के पेपर देखो भाई, उसमें कौन सी परिभाषाएं पूछ रखी है, किससे संबंधित, उससे प्रति आपको पता लगेगा कौन सी परिभाषा इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। तो फ्रीमैन की एक परिभाषा आती है। फ्रीमैन क्या कहते हैं, व्यक्ति वस्तु के प्रति स्वाभाविक तत्परता अभिव्यक्ति कहलाती है। फ्रीमैन क्या कहते हैं, व्यक्ति वस्तु के प्रति स्वाभाविक तत्परता अभिव्यक्ति कहलाती है। क्या, व्यक्ति वस्तु के प्रति स्वाभाविक तत्परता अभिव्यक्ति कहलाती है। अब देखो, एक परिभाषा और आती है, थ्रस्टन की परिभाषा आती है। किसकी आती है, थ्रस्टन की। थ्रस्टन जी क्या कहते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक पदार्थों से, कुछ मनोवैज्ञानिक पदार्थों से संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिक पदार्थों से संबंधित सकारात्मकता, नकारात्मकता भाई, कुछ मनोवैज्ञानिक पदार्थों से संबंधित सकारात्मकता, नकारात्मक प्रभाव को, सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव को व्यक्त करना, नकारात्मक प्रभाव को अभिव्यक्ति कहा जाता है। साथियों देखो, थ्रस्टन जी ने क्या कहा है, कुछ मनोवैज्ञानिक पदार्थों से संबंधित सकारात्मक, नकारात्मक प्रभाव को अपना अभिव्यक्ति, मनोवृत्ति या एटीट्यूड कहते हैं, अभिव्यक्ति कहते हैं। सीधी सीधी बात है, कुछ मनोवैज्ञानिक पदार्थों से संबंधित सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव को अभिव्यक्ति कहते हैं। ये जो परिभाषा है वो ये चीज कह रहे हैं, फ्रीमैन जी भी वही चीज कह रहे हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो साथियों, अभिव्यक्ति के प्रकार क्या होते हैं। मुख्य रूप से अभिव्यक्ति के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार के हैं। दो प्रकार कौन कौन से, एक है सकारात्मक अभिव्यक्ति यानी सकारात्मक मनोवृत्ति, सकारात्मक एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। एक तो सकारात्मक अभिव्यक्ति, एक है नकारात्मक अभिव्यक्ति, और एक तीसरा और रहता है, वो इतनी मतलब पूछा नहीं जाता है, लेकिन वो है शून्य अभिव्यक्ति, मतलब जीरो एटीट्यूड। तो समझेंगे भाई, अभिव्यक्ति के प्रकारों के बारे में समझेंगे मुख्य रूप से। अभिव्यक्ति, मुख्य रूप से अभिव्यक्ति के प्रकारों की बात करते हैं। प्रकार मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, वैसे तीसरा प्रकार होता है जो शून्य होता है, उसकी भी बात करेंगे। मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं अभिव्यक्ति के, दो प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है अपना सकारात्मक यानी सकारात्मक अभिव्यक्ति, एक होती है अपनी नकारात्मक अभिव्यक्ति। देखो साथियों, अभिव्यक्ति के दो प्रकार, सकारात्मक एवं नकारात्मक। सकारात्मक प्रकार क्या बोलता है, सकारात्मक अभिव्यक्ति क्या बोलती है, मतलब सकारात्मक अभिव्यक्ति जिस व्यक्ति की होती है, जिसकी सकारात्मक मनोवृत्ति होती है, वो हमेशा हर स्थिति में पॉजिटिव सोचता है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, अरे मैं रीट फाइट कर लूंगा। रीट कोई बड़ी चीज है क्या, कोई भी परेशानी आ जाए, 2 महीने बीमार पड़ जाए, बीमारी तो पड़ा हूं, सही हो जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है। मतलब
हर वस्तु के प्रति सकारात्मक भाव रखना, नकारात्मक अरे यार मेरा तो पता नहीं क्यों हो, अरे यार पैर में लगी, अरे यार ये हो गया, अरे यार वो हो गया, मैं तो रीड सवाल ही नहीं है, तो ये नकारात्मक। एक सकारात्मक। दो अभिवर्ती मनोवर्ती एटीट्यूड, दो प्रकार के एटीट्यूड होते हैं। तो सकारात्मक की बात करते हैं। देखो साथियों, स्वयं यानी स्वयं, स्वयं व दूसरों पर विश्वास रखने वाला, दूसरों पर विश्वास, मतलब सकारात्मक में क्या होता है, स्वयं व दूसरों पर क्या रखता है, विश्वास रखता है साथियों। इंक आ जा, हाँ, स्वयं व दूसरों पर विश्वास रखना, सब सही होने का विचार रखना, विचार रखना, प्रेम कर्तव्य उत्तरदायित्व का भाव, उत्तरदायित्व का भाव रखना। भाई हर चीज में ये सकारात्मक रह रहा है। प्रेम कर्तव्य उत्तरदायित्व का भाव रखना, असफल हो जाने पर भी असफलता के कारण का पता लगाना, असफल हो जाने पर भी असफल होने के कारणों का पता लगाना, असफल होने के कारणों का पता लगाना, कारण का पता लगाना या कारण का पता लगाना। अब देखो, स्वयं व दूसरों पर विश्वास रखना पॉजिटिव चल रहा है, सब सही होने का विचार रखना पॉजिटिव चल रहा है, प्रेम कर्तव्य उत्तरदायित्व का भाव पॉजिटिव है, असफल हो जाने पर असफल होने के कारण का पता लगाना पॉजिटिव है। नकारात्मक में नकारात्मक रहता है, हर कार्य के प्रति नकारात्मक, प्रति नकारात्मक। भाई हर कार्य के प्रति नकारात्मक भाव रखना, हमेशा समस्या रखना, हमेशा समस्या रखना, मतलब मुझे तो ये चीज प्रॉब्लम है, ये कैसे हो गई मेरे साथ। अविश्वास रखना, किसी के प्रति अविश्वास रखना, विश्वास न रखना, अविश्वास रखना। और प्रेम कर्तव्य उत्तरदायित्व से जी चुराना, डरना, कर्तव्य उत्तरदायित्व से भागना, कर्तव्य उत्तरदायित्व से भागना, भागना। और हमेशा असफल होने की बात करना, असफल होने की बात करना। अब देखो भाई, मुख्य रूप से दो गए सकारात्मक एवं नकारात्मक, एक तीसरा और होता है इसमें, वो होता है जीरो, जीरो एटीट्यूड, जीरो एटीट्यूड, शून्य अभिवर्ती, अभिवर्ती। ना तो उसमें सकारात्मक रहेगा, सकारात्मक रहेगा, ना ना नकारात्मक रहेगा, नकारात्मक, मतलब न्यूट्रल रहेगा। जीरो एटीट्यूड रखना, किसी मतलब ना तो सकारात्मक या ना ही नकारात्मक भाव रखना, मतलब नकारात्मक अभिवर्ती भी नहीं रखना और सकारात्मक अभिवर्ती भी नहीं रखना। ये क्या हो गई, शून्य अभिवर्ती, जीरो एटीट्यूड। यहां तक समझ लिया, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो साथियों, ये मुख्य रूप से दो प्रकार थे, मुख्य रूप से कितने प्रकार थे, दो, और तीसरा प्रकार ये था शून्य अभिवर्ती। अब गौण रूप से भी अभिवर्ती के दो प्रकार हैं, ये मुख्य रूप से हो गए प्रकार, और गौण रूप से भी दो प्रकार हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। भाई गौण रूप से जो दो प्रकार हैं उनका नाम है सामान्य अभिवर्ती और विशिष्ट अभिवर्ती। गौण रूप से दो प्रकार, दो प्रकार, एक है अपना सामान्य, सामान्य अभिवर्ती, अभिवर्ती, एक है विशिष्ट अभिवर्ती, विशिष्ट अभिवर्ती। गौण रूप से कितने प्रकार, दो,
मुख्य रूप से दो प्रकार, एक वो तीसरा प्रकार और था, और गौण रूप से दो प्रकार, सामान्य अभिव्यक्ति और विशिष्ट अभिव्यक्ति। अब देखो भाई, सामान्य अभिव्यक्ति क्या होती है? मतलब अगर मैं सभी के प्रति प्रेम का भाव रखूं, सभी के प्रति, और या सभी के प्रति घृणा का भाव रखूं, मतलब मैं जिस व्यक्ति को भी देखता हूं उससे मैं गुस्सा करूं, कहां से आ गया पता नहीं, जो भी व्यक्ति, किसी भी हर व्यक्ति से मैं प्रेम से बात करूं, प्रेम से उससे बातचीत करूं, प्रेम से व्यवहार बनाऊं, इस प्रकार से, जैसे कोई व्यक्ति है, आओ साहब और सुनाओ क्या हाल है, इस प्रकार से। तो सामान्य अभिव्यक्ति वो होती है जो सभी के प्रति हो, सभी के प्रति, चाहे वो प्रेम का भाव हो सकता है चाहे घृणा का। और विशिष्ट अभिव्यक्ति ये होती है कि जैसे मेरा मेरे पिताजी के प्रति या माताजी के प्रति लगाव है, प्रेम है, या कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके प्रति मैं घृणा करता हूं, तो वो क्या हो गया? विशिष्ट अभिव्यक्ति। सामान्य अभिव्यक्ति, विशिष्ट अभिव्यक्ति ये होती है। अब देखो साथियों, यही बातें हैं सभी के प्रति, सभी के प्रति प्रेम व घृणा का भाव, प्रेम का भी हो सकता है, घृणा का भी हो सकता है, सभी के प्रति दृष्टिकोण समान होना, दृष्टिकोण, सभी के प्रति दृष्टिकोण एक जैसा रखना, चाहे वो प्रेम का भाव हो सकता है चाहे घृणा का, किसी को विशेष, मतलब विशेष किसी के प्रति नहीं रखना, विशेष विशिष्ट में रखते हैं साथियों, विशिष्ट अभिव्यक्ति में। अब देखो, विशिष्ट अभिव्यक्ति में किसी व्यक्ति के प्रति, वही बात मैं बता रहा था, जो प्रेम या घृणा का भाव रखना, ये हो गए भाई गौण रूप से दो प्रकार, और अपने मुख्य रूप से भी दो प्रकारों की बात कर ली। तीसरा जीरो एटीट्यूड था, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो साथियों, अब बात करते हैं विशेषता की। भाई अभिव्यक्ति की विशेषताएं क्या है, मनोवृत्ति की विशेषता, एटीट्यूड की विशेषताएं क्या है, विशेषताओं की बात करते हैं। पर अब बात करते हैं विशेषताओं की, विशेषता। तो विशेषताओं की बात करते हैं तो सर्वप्रथम बात आती है अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति जो होती है साथियों, वो जन्मजात नहीं होती है, अभिव्यक्ति जन्मजात नहीं होती है, बल्कि अभिव्यक्ति अर्जित ज्ञान है। मतलब समझिए आप, अगर जन्म से पहले, मतलब जन्म होते ही आप किसी के प्रति घृणा, किसी के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है वो आप निर्धारित थोड़ा ना करते हो, वो तो आप समाज में बैठते हो, उड़ते बैठते हो, घर में जाते हो, स्कूल में जाते हो, समाज में बैठते हो, तो उस प्रकार से आपका क्या भाव अर्जित होता है। तो अभिव्यक्ति क्या है साथियों, सर्वप्रथम बात करते हैं, अभिव्यक्ति जो है वो जन्मजात नहीं होती, अभिव्यक्ति जन्मजात नहीं है, जन्मजात नहीं होती। ये क्या है? अनुभव के आधार पर अर्जित ज्ञान है, अनुभव के आधार पर है ये। अनुभव की, आपको जो जो अनुभव होगा, आपकी किसी के प्रति रुचि बनेगी, किसी के प्रति सकारात्मक सोच बनेगी, किसी के प्रति नकारात्मक सोच बनेगी, तो वो आपका एटीट्यूड कहलाएगा। अभिव्यक्ति जन्मजात नहीं होती, अनुभव द्वारा होती है। यह इसकी विशेषता हो गई। अब देखो इसकी दूसरी विशेषता, ये परिवर्तनशील है। ये क्या है? परिवर्तनशील रहती है, परिवर्तनशील होती है, होती है। जो साथियों अभिव्यक्ति होती है वो क्या होती है? परिवर्तनशील। मतलब आज मैं जिस व्यक्ति के प्रति घृणा करता हूं, क्या पता उसके प्रति आगे जाकर मेरा प्रेम हो जाए, या जिसके प्रति मैं अभी प्रेम करता हूं आगे जाके कोई ऐसी बात हो जाए कि मैं उसके प्रति घृणा करने लगूं। आज मुझे कोई दूसरी चीज पसंद है, कल कोई दूसरी, तो वो परिवर्तनशील होती है। अभिव्यक्ति क्या होती है? परिवर्तनशील होती है, बदलती रहती है, संवेगों से संबंधित रहती है, संवेगों से संबंधित, संवेगों से संबंधित। क्यों संवेगों से संबंधित? अगर संवेगों से ये संबंधित नहीं होती
तो किसी के प्रति मैं सकारात्मक भाव या नकारात्मक भाव नहीं रख पाता। संवेगों से अभिव्यक्ति हमेशा संबंधित रहती है, संवेगों से संबंधित रहती है साथियों। पक्ष या विपक्ष, पक्ष या विपक्ष दो दिशाओं व्यक्त करते हैं। साथियों, हम अभिव्यक्ति को पक्ष या विपक्ष में, ये मुझे पसंद है, ये नहीं पसंद है, इसके मैं पक्षधर हूं, गणित विषय के मैं पक्षधर हूं, मनोविज्ञान मुझे बढ़िया लगती है। तो किसी विषय के पक्ष में होना या किसी विषय के विपक्ष में होना, किसी व्यक्ति के पक्ष में होना या किसी के विपक्ष में होना, पक्ष या विपक्ष दो दिशाओं में व्यक्त करते हैं हमेशा अभिव्यक्ति को। अभिव्यक्ति हमेशा सकारात्मक और नकारात्मक भाव से विभक्त होती है, व्यक्त होती है। यहां तक समझ में? अभिव्यक्ति जो होती है वो वातावरण से होती है, मतलब वातावरण द्वारा अभिव्यक्ति वातावरण से संबंधित है साथियों। अभिव्यक्ति वातावरण से संबंधित है, वातावरण से क्या है? संबंधित है। अभिव्यक्ति वातावरण से संबंधित है साथियों। वातावरण से कैसे? भाई, आप किसी ऐसे माहौल में रह रहे हो, आप कक्षा में भी जाते हो, आप घर में भी आते हो, आप समाज में भी रहते हो, तो फिर आपकी अभिव्यक्ति, आपका एटीट्यूड आपके समाज के अकॉर्डिंग, आपके स्कूल में आपका वातावरण कैसा है, आप सकारात्मक व्यक्तियों के टच में हो या नकारात्मक व्यक्तियों के टच में हो, ये अभिव्यक्ति वातावरण से सदैव संबंधित रहती है साथियों। वातावरण से क्या रहती है? संबंधित रहती है। या आपकी शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक रूप को प्रभावित करता है। मतलब वातावरण जो होता है वो आपके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक पक्ष को प्रभावित करता है, अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है। क्या? वातावरण साथियों। यहां तक आपको समझ में आया? अब देखो आगे। अभिव्यक्ति के 3 घटक माने गए हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अभिव्यक्ति को के 3 घटक हैं। कितने घटक है साथियों? अभिव्यक्ति के कितने घटक है? 3 घटक। कौन कौन से 3 घटक? भावात्मक, क्रियात्मक। भाई, 3 घटक कौन कौन से हैं? भावात्मक, क्रियात्मक और ज्ञानात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक आप कैसे भी लिख सकते हो भाई, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, है ना। तो अभिव्यक्ति के 3 घटक होते हैं, भावात्मक, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक। ये पूछ सकता है आपसे भाई, अभिव्यक्ति 3 घटकों के आधार पर चलती है। भावात्मक पक्ष भी रहता है, भाव से भी तो संबंधित रहती है, क्रिया से भी संबंधित रहती है। भाई, मुझे क्या करना है, उस चीज में रुचि है या नहीं है, उसमें मेरा एटीट्यूड कैसा है। और ज्ञानात्मक पक्ष से भी अभिव्यक्ति का क्या है? संबंध है साथियों। यहां तक आपको समझ में आया? अभिव्यक्ति की ये थी विशेषता थी साथियों। अब देखो, जो अभिव्यक्ति होती है रूठ धारणा पे आधारित होती है। अभिव्यक्ति जो होती है वो रूठ धारणा पर आधारित होती है, मतलब आधारित है। कहने का अर्थ ये है, अभिव्यक्ति जो है रूठ धारणा क्या होती है? पहले से ही मैं किसी व्यक्ति के प्रति ऐसे बना लूं, भाई मैं उस व्यक्ति से ज्यादा नहीं मिलता या ज्यादा नहीं मिला, अरे यार वो तो पता नहीं ऐसे ही होगा, सुबह उसका किसी से सुनकर मैं ऐसे लगा लूं यार वो बढ़िया नहीं है। तो क्या है? अभिव्यक्ति रूठ धारणा पर भी आधारित हो सकती है। आपकी उसके प्रति पहले से ही आप ऐसा एटीट्यूड क्रिएट कर लें कि वो तो बढ़िया होगा या वो अच्छा नहीं होगा। तो ये थी साथियों विशेषताएं। थोड़ा सा और रह रहा है अभिव्यक्ति, फिर इसको पूरा कर देंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।